लोग बोलते थे तू बहुत प्राउडी है, लेकिन तू तो बड़ा शरीफ है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक फोन कॉल है जो करीब 30 साल पहले दुबई से आया था। फोन की दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम था और इसे सुन रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। 90 के दशक में सलीम का खौफ इतना ज्यादा था कि उसका फोन आते ही बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ जाती थी। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स और एक्टर्स तक हर कोई उसके नाम से कांपता था। जो डॉन कभी दुबई में बैठकर बॉलीवुड चलाता था, आज वो सलाखों के पीछे दिन गिन रहा है। अबू सलेम महाराष्ट्र की नासिक सेंट्रल जेल में बंद है और बस अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब उसकी रिहाई को लेकर नया कानूनी पेंच फंस गया है। विवाद सजा के 18 साल 6 महीने बनाम 16,51,000 रुपए के जुर्माने का है। टाडा अदालत और जेल प्रशासन भारी उलझन में है, क्योंकि अगर सलेम जुर्माना नहीं भरता तो उसे 18 साल 6 महीने की एक्स्ट्रा सजा काटनी होगी। नियम के मुताबिक जुर्माना न भरने पर डिफॉल्ट सजा काटनी होती है, लेकिन प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार ने पुर्तगाल से वादा किया था कि सलेम को 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। ऐसे में सवाल है कि देश का कानून बड़ा है या अंतर्राष्ट्रीय वादा। इस कानूनी विवाद के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। पहले अबू सलेम की कहानी सुन लीजिए। कैसे आजमगढ़ का मामूली लड़का मुंबई जाकर जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया और वो सलाखों तक कैसे पहुंचा। अबू सलेम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1960 के दशक की बात है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर नाम का एक छोटा सा गांव है। यहीं पर सलेम का जन्म हुआ। परिवार की माली हालत बहुत सामान्य थी। उसके पिता अब्दुल कयूम अंसारी वहां की लोकल अदालत में वकील थे। घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक हुए सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई। इसके बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का खर्च चलाने के लिए सलेम ने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने ही गांव में मैकेनिक की दुकान खोल ली, पर उसके सपने गांव की दुकान से कहीं ज्यादा बड़े थे। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। पैसा कमाने की यही चाहत उसे गांव से बाहर ले आई। सबसे पहले वो दिल्ली आया। यहाँ उसने कुछ दिन टैक्सी चलाने का काम किया, लेकिन देश की राजधानी उसे रास नहीं आई। 1985 के आसपास वो सपनों के शहर मुंबई पहुंच गया। शुरुआत में उसने बांद्रा और अंधेरी के बीच पाव रोटी यानी ब्रेड डिलीवरी बॉय का काम किया। मेहनत जारी थी और 1986 में उसने अंधेरी वेस्ट में कपड़ों की दुकान पर नौकरी कर ली। उसे लोगों से बात करना आता था। इसी खूबी से वो धीरे धीरे रियल एस्टेट ब्रोकर बन गया। जमीन जायदाद के काम में पैसा तो था, लेकिन विवाद भी बहुत थे। 1988 में पैसों के लेन देन में उसका झगड़ा हुआ। अंधेरी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। जुर्म की दुनिया में ये उसका पहला कदम था। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो डी कंपनी तक कैसे पहुंचा। इसका रास्ता उसके चचेरे भाई अख्तर से होकर जाता था, जिसकी अंधेरी स्टेशन के पास सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी। वो दाऊद इब्राहिम गैंग के लोकल लीडर सैयद टोपी के लिए काम करता था। वहीं से सलीम की मुलाकात अंडरवर्ल्ड के लोगों से हुई। इसके बाद उसने सांता क्रूज में ट्रैवल एजेंसी खोल ली। इसी एजेंसी के जरिए वो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया। अंडरवर्ल्ड के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। 1989 से 1993 के बीच उसने डी कंपनी के लिए ड्राइवर और कुरियर बॉय का काम किया। सलेम का मेन काम हथियार और हवाला का पैसा पहुंचाना था। वो स्मगलिंग का सामान मुंबई के अलग अलग गैंगस्टर्स तक पहुंचाता था। वो अपना काम इतने सटीक समय पर करता था कि पुलिस को कभी शक नहीं हुआ। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग और बिना कोई सुराग छोड़े काम करने के कारण गैंग के लोग उसे अबू सामान कहने लगे। वो सिर्फ सामान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि डी कंपनी में अपना कद बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। पुलिस भी उससे अनजान थी। 90 का दशक आते आते मुंबई पुलिस बहुत सख्त हो चुकी थी। दाऊद गैंग के कई पुराने और माहिर शूटर एनकाउंटर में मारे गए, जिससे डी कंपनी कमजोर पड़ने लगी। तब अबू सलेम ने अपना शातिर दिमाग लगाया। उसने पुलिस को चकमा देने का नया तरीका निकाला, जिसने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए। उसने मुंबई के लोकल गुंडों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसकी जगह उसने अपने आजमगढ़ से बेरोजगार लड़कों को काम पर रखना शुरू किया। उसकी रणनीति बहुत आसान लेकिन असरदार थी। वो इन लड़कों को मुंबई बुलाता और काम के बदले चंद हजार रुपए देता था। ये लड़के दिन में टारगेट पर गोलियां चलाते और रातों रात ट्रेन पकड़कर वापस चले जाते थे। मुंबई पुलिस चकरा गई। वारदात होती थी, लेकिन कातिलों का मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस नई चाल से सलेम का रुतबा बहुत बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा।
इसी भरोसे के कारण उसे 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में बहुत बड़ा काम सौंपा गया। 12 मार्च 1993 भारत के इतिहास का काला दिन है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर आरडीएक्स से भरी कारें और स्कूटर फटे। 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इन धमाकों की मुख्य साजिश दाऊद और टाइगर मेमन ने रची थी, लेकिन इन धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हथियार, AK-56 राइफल, हैंड ग्रेनेड और आरडीएक्स डिलीवर करने का जिम्मा अबू सलेम के पास था। उसने अपना काम बिना चूके पूरा किया। धमाकों से 2 महीने पहले जनवरी 1993 में मुंबई में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अबू सलेम ने अपने बयान में बताया था कि उसी दौरान वो हथियारों से भरी सफेद मारुति वैन लेकर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के बांद्रा वाले बंगले पर पहुंचा था। संजय दत्त ने खुद टूल किट मंगाकर वैन का फर्श और साइड का हिस्सा खोला। वहां से 9 या 10 AK-56 राइफल्स और कई हैंड ग्रेनेड निकाले गए। संजय दत्त ने 2 से 3 राइफल्स अपने पास रख ली और बाकी हथियार सलेम वापस ले गया। इस केस में संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। 1993 ब्लास्ट के बाद जब पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो सलेम घबरा गया। वो अपनी पत्नी के साथ पहले आजमगढ़ भागा, फिर लखनऊ जाकर उसने अकील अहमद आजमी के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दुबई भाग गया। दुबई पहुंचने के बाद अबू सलेम का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने दाऊद गैंग के लिए बॉलीवुड से हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया। वो दुबई में बैठकर मुंबई के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स और एक्टर्स को फोन पर धमकाने लगा। सलेम वहां भव्य स्टेज शोज आयोजित करवाता था जिनमें वो बॉलीवुड सितारों को जबरदस्ती बुलाता था। उसका मकसद सिर्फ दाऊद इब्राहिम को खुश करना होता था। जो भी सलेम की बात नहीं मानता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। बॉलीवुड में उसके खौफ का सबसे बड़ा उदाहरण टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या है। 5 अगस्त 1997 में सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन गुलशन कुमार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने सलेम से कहा कि वो इन पैसों से माता वैष्णो देवी में विशाल भंडारा कराएंगे। जवाब सुनकर सलेम भड़क गया। उसने गुलशन कुमार के मर्डर का प्लान बनाया। 1 हफ्ते बाद 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार अंधेरी वेस्ट के जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए थे। वो वहां रोजाना जाते थे। जैसे ही वो पूजा करके अपनी कार की तरफ बढ़े, सलेम के भेजे गए शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ 16 गोलियां बरसा दी। गुलशन कुमार ने बचने के लिए पास की झोपड़ियों में छिपने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी गई। शूटर अब्दुल रऊफ ने भागते हुए कहा था, बहुत पूजा कर ली, अब जाकर ऊपर वाले के पास करना। इस निर्मम हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया। सलेम का खौफ अब 7वें आसमान पर था। उसने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने सुभाष घई, राकेश रोशन और राजीव राय से भी करोड़ों रुपए मांगे। जब पैसे नहीं मिले तो उन पर भी फायरिंग करवा दी। 30 जून 2001 को उसके गुंडों ने एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी को उनके ही दफ्तर में गोलियों से भून दिया था। इस केस में मनीषा पर साजिश का आरोप लगा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अबू सलेम के जुर्म का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा था और यहीं से दाऊद गैंग के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई। सलेम ने गुलशन कुमार की हत्या दाऊद की इजाजत के बिना की थी। दाऊद इस बात से नाराज था। दूसरी तरफ सलेम को इस बात से चिढ़ थी कि दाऊद सबसे ज्यादा भरोसा छोटा शकील पर करता था। सलेम और छोटा शकील के बीच अनबन काफी बढ़ गई थी। बॉलीवुड से आने वाले फिरौती के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया। इसी मनमुटाव के चलते अबू सलेम ने डी कंपनी से नाता तोड़ लिया। उसने अंडरवर्ल्ड में अपना अलग गैंग खड़ा कर लिया, जिससे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील उसके खून के प्यासे हो गए। उसी समय दाऊद से अलग हुए डॉन छोटा राजन के साथ भी सलेम की दुश्मनी शुरू हो गई। अब मुंबई पुलिस के साथ साथ दाऊद और छोटा राजन के गुंडे भी सलेम की जान के पीछे पड़ गए थे। मुंबई और विदेशों में इन गैंग्स के बीच 100 से ज्यादा हत्याएं हुई। सलेम को लगने लगा कि दुबई अब उसके लिए सबसे सुरक्षित नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों में छिपना शुरू कर दिया। इसी फरारी के दौरान उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया। अबू सलीम की खौफनाक कहानी में प्यार का भी पन्ना शामिल है। ये कहानी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी और अबू सलीम की है। मोनिका पंजाब के होशियारपुर से थी और फिल्मों में अपना करियर बनाने मुंबई आई थी।
दुबई में स्टेज शो के दौरान उनकी मुलाकात अरसलान अली नाम के इंसान से हुई। अरसलान ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताया। असल में ये अरसलान अली कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम था। वो मोनिका से प्यार करने लगा और फिर दोनों साथ रहने लगे। जब तक मोनिका को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलेम के मिजाज और गुस्से से मोनिका हमेशा खौफ में रहती थी। बाहर के लोगों को लगता था कि डॉन की गर्लफ्रेंड राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही होगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। मोनिका ने बाद में बताया कि वो घर में सलेम के कपड़े और बर्तन धोती थी। सलेम ने अपने खौफ का इस्तेमाल करके मोनिका को फिल्मों में काम तो दिलवाया, लेकिन अपनी जान के डर से मोनिका को कभी मुंबई नहीं जाने दिया। सलेम के अब कई दुश्मन थे। मुंबई पुलिस, इंटरपोल और दाऊद के गुंडे हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। जान बचाने के लिए उसने दुनिया भर में छिपना शुरू कर दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का बड़ा जाल बिछाया। उसने लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद से अपने और मोनिका के नाम पर कई फर्जी पासपोर्ट्स बनवाए। पासपोर्ट बनवाने के लिए उसने कभी अपना नाम बदलकर दानिश बेग रखा तो कभी रमिल कामिल मलिक बन गया। मोनिका के लिए भी फौजिया उस्मान और सना मलिक कमाल जैसे फर्जी नाम रखे गए। इन फर्जी कागजातों के सहारे वो यूरोप के अलग अलग देशों में भागता रहा, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 18 सितंबर 2002 को उसका दांव उल्टा पड़ गया। इंटरपोल ने पहले से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। इसी नोटिस के आधार पर पुर्तगाल की पुलिस ने लिस्बन में अबू सलेम और मोनिका बेदी को पकड़ लिया। दोनों पाकिस्तान के फर्जी पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड डॉन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सलेम को भारत वापस लाना। यूरोप के देशों में मानवाधिकारों को लेकर सख्त कानून है, वहां मौत की सजा पर रोक है। पुर्तगाल के कानूनों के मुताबिक किसी भी मुजरिम को ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जहां उसे फांसी हो सकती है या 25 साल से ज्यादा की उम्र कैद काटनी पड़े। भारत में सलेम पर मुंबई धमाकों समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। इन मामलों में उसे फांसी हो सकती थी। सलेम के वकीलों ने पुर्तगाल की अदालत में इसी बात का फायदा उठाया। सलेम ने वहां की अदालत से कहा कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसे फांसी दे दी जाएगी। उसने ये डर भी दिखाया कि जेल में छोटा राजन का गैंग उसकी हत्या कर देगा। सलेम ने खुद को भारत जाने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने पुर्तगाल की किसी स्थानीय महिला से कागजी शादी करने की भी कोशिश की। वो चाहता था कि उसे वहां की नागरिकता मिल जाए। सलेम को वापस लाने के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच करीब 3 साल तक लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई चली। जब मामला अटकता हुआ दिखा तो भारत सरकार को कूटनीतिक तौर पर बड़ा कदम उठाना पड़ा। उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी ने पुर्तगाल सरकार को लिखित में सोवरेन अश्योरेंस यानी संप्रभु आश्वासन दिया। ये दोनों देशों के बीच किया गया पक्का अंतर्राष्ट्रीय वादा था, जिसमें भारत ने पुर्तगाल को लिख कर दिया कि अगर सलेम को वापस भेजा जाता है तो उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी, साथ ही उसे 25 साल से ज्यादा जेल में भी नहीं रखा जाएगा। इस वादे के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल ने अबू सलेम को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। भारत लाए जाने के बाद उस पर मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई। उसे मुंबई की सबसे सुरक्षित जेलों में रखा गया, लेकिन भारी सुरक्षा के बावजूद जेल के अंदर वो सुरक्षित नहीं था। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हर हाल में उसे मारना चाहते थे। सलाखों के पीछे उसके साथ कई खूनी वारदातें हुई। जुलाई 2010 में वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था। वहां दाऊद के खास आदमी मुस्तफा दौसा ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मुस्तफा ने धारदार चम्मच से, जिसे जेल में कापनी कहते हैं, सलेम के चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। सलेम इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद सलेम को नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया, लेकिन वहां भी दाऊद के गुंडों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जून 2013 को वहां मौजूद कैदी देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी ने उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो सलेम के हाथ को छूते हुए निकल गई। पुलिस जांच में पता चला कि सलेम को हमेशा के लिए खत्म करने की सुपारी दाऊद की तरफ से ही दी गई थी। जेल की इन खूनी वारदातों के बीच सलेम अपनी अजीब हरकतों से भी सुर्खियों में रहा। फरवरी 2014 को वो पुलिस के साथ पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ पेशी पर जा रहा था। तभी खबर आई कि उसने चलती ट्रेन में ही फोन पर मुंब्रा की रहने वाली 25 साल की लड़की सैयद बहार कौसर से निकाह कर लिया। दावा तो यहां तक किया गया कि इस निकाह में पुलिस वाले भी गवाह बन गए थे।
इसी दौरान भारत में उस पर चल रहे मुकदमों का फैसला भी आने लगा। 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की 17 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। टाडा अदालत ने सलेम को इस हत्याकांड और 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी पाया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार पुर्तगाल से किए गए अपने वादे से बंधी है, इसलिए सलेम की सजा किसी भी हाल में 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक सलेम की सजा नवंबर 2030 में खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी रिहाई का रास्ता बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन अब जुलाई 2026 में नया कानूनी पेंच फंस गया है। जुर्माने की रकम ने सलेम की रिहाई पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल सलेम को अलग अलग मामलों में सजा हुई थी, साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में उस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। जुर्माना न भरने की सूरत में 8 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा 1993 के मुंबई धमाकों में भी उसे दोषी माना गया था। उस मामले में अदालत ने उस पर 8,51,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसे न भरने पर 10 साढ़े 10 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इन दोनों मामलों का कुल जुर्माना 16,51,000 रुपए बैठता है। जेल के नियमों के मुताबिक अगर वो जुर्माने का पैसा नहीं देता है तो उसे 18 साल 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। यहीं पर कानूनी धर्म संकट खड़ा हो गया है। कानून के मुताबिक कोई भी कैदी बिना जुर्माना भरे जेल से बाहर नहीं आ सकता। आर्थिक जुर्माना ना भरने पर सजा काटना हर मुजरिम के लिए अनिवार्य होता है। अगर टाडा अदालत सिर्फ देश का कानून मानती है तो सलेम की रिहाई 2030 के बजाय 2049 में होगी, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने पुर्तगाल को लिखित में संप्रभु आश्वासन दिया था कि सलेम को 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। अब अगर भारत सरकार सलेम को 2030 के बाद भी जेल में रखती है तो पुर्तगाल उस वादे का उल्लंघन मानेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये विवाद सिर्फ अबू सलेम की रिहाई तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर भारत अपने वादे से मुकर जाता है तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। भविष्य में अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश भारत को नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे भगोड़े अपराधियों को सौंपने से पहले कई बार सोचेगा। यूरोप के देशों को लगता है कि भारत अपने लिखित वादों पर कायम नहीं रहता है। प्रत्यर्पण संधियों को लेकर भारत की विश्वसनीयता हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ सलेम के वकीलों की अपनी दलील है, जो कानूनी तौर पर काफी मजबूत नजर आती है। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 25 साल की लिमिट तय की है उसमें हर तरह की सजा शामिल है। वकीलों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करते हुए इस जुर्माने की अतिरिक्त सजा को माफ कर दिया जाना चाहिए। अब गेंद मुंबई की विशेष टाडा अदालत के पाले में है। अब अदालत को ये मुश्किल फैसला लेना है कि सलेम से जुर्माना वसूला जाए या फिर कूटनीतिक वादे की लाज रखते हुए उसे 2030 में रिहा कर दिया जाए। ये फैसला सिर्फ सलेम का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था का भी लिटमस टेस्ट होगा। अदालत का कदम बताएगा कि भारत का कानून अपने अंतर्राष्ट्रीय वादों को कितनी अहमियत देता है। वहीं कानून के जानकारों का मानना है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अगर देश का कानून लागू होता है तो बाकी कैदियों के बीच ये संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी बड़ा अपराधी जुर्माने की रकम से बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर कूटनीति जीतती है तो देश के आम नागरिकों को लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे देश का कानून झुक गया। आजमगढ़ की धूल भरी सड़कों से उठकर जुर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला डॉन आज बेबस नजर आता है। जिसने कभी मुंबई को खून से लाल किया और दाऊद इब्राहिम को चुनौती दी, वो आज नासिक जेल की सलाखों के पीछे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। क्या 2030 में उसे खुली हवा नसीब होगी या 2049 तक वो जेल के उसी अंधेरे में गुम हो जाएगा? इसका जवाब अब सिर्फ वक्त और अदालत के पास है। आपको अबू सलेम की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।